प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय संस्कृति। संस्कृति का अर्थ सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। क्र धातु से यह शब्द का निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध या परिष्कार होना। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना तथा पूजा करना। संक्षेप में, किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना कि इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। संस्कृति का अभिप्राय मानव जाति के रहन सहन, आचार विचार, भावनाएं, विश्वास, विचारों एवं विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के समग्र रूप से लिया जा सकता है। कई बार संस्कृति और सभ्यता दोनों ही शब्दों को पर्यायवाची के रूप में ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही शब्दों के मध्य कुछ अंतर है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, संस्कृति की माप संभव नहीं है, यानी उसे मापा नहीं जा सकता, जबकि सभ्यता की माप संभव है। दूसरा अंतर है इसके अंदर कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति नहीं। तीसरा अंतर है, सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, लेकिन संस्कृति नहीं। फिर सभ्यता बाहरी है और संस्कृति आंतरिक। सभ्यता मूर्त होती है, जबकि संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता साधन है, जबकि संस्कृति साध्य है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर और उसका जो मस्तिष्क है, उसके बीच में जो संबंध है, शरीर और आत्मा के बीच में जो संबंध है, उसे हम संस्कृति और सभ्यता का दर्जा दे सकते हैं। जैसे कि इसको एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हाँ, जैसे एक गुलाब का फूल है, जो फूल की बनावट है, जो उसका रंग है, वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, और उसकी जो खुशबू, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे हम संस्कृति मान सकते हैं। अब आते हैं हम अगले विषय पर, जिसमें संस्कृति में परिवर्तन किस प्रकार होता है। क्योंकि जैसा हमने देखा, एक लंबे समय तक अगर किसी चीज के व्यवहार किया जाए तो परंपरा बन जाती है और धीरे धीरे संस्कृति का अंग बन जाती है। लेकिन इस प्रकार तो संस्कृति में परिवर्तन होना संभव नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि संस्कृतियां परिवर्तित होती हैं। तो कौन से तरीके हैं जिनसे संस्कृति परिवर्तित होती है? उसमें पहला तरीका है, जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर यंत्रों का निर्माण किया जाता है, तब उन यंत्रों के प्रयोग से संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए कि जब मनुष्य ने जल शक्ति पर विजय प्राप्त की और बिजली का उत्पादन किया, तो उससे क्या हुआ? बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं, टीवी हैं, बहुत सारे उपकरण बने। और आप जानते हैं कि इनके आने से हमारी संस्कृति में किस प्रकार परिवर्तन हो गया कि हम लेट नाइट तक आपका जागना, देर तक पढ़ना, इस तरीके की चीजें संभव हो सकी, जबकि पहले ये सब संभव नहीं था। इसके बाद दूसरा तरीका संस्कृति में परिवर्तन का है कि संस्कृति के कुछ तत्वों में परिस्थितियों के कारण स्वयमेव ही परिवर्तन हो जाता है, जैसे धर्म, दर्शन, विवाह, कलाएं इत्यादि। इसमें कोई नहीं कहता कि आपको परिवर्तन करना है, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो अपने आप ही परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। तीसरा परिवर्तन का तरीका है कि जब भी एक संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है, तो पहले उनमें संघर्ष होता है, यानी श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए वो आपस में लड़ाई करती हैं, संघर्ष करती हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। उसके बाद संपर्क होता है, एक दूसरे को जानने का प्रयास करती हैं वो दोनों संस्कृतियां, और फिर उनमें समन्वय स्थापित हो जाता है और दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे की विशेषताओं से प्रभावित होती हैं और दोनों में ही कुछ कुछ अंतर आ जाता है। इसके बाद आते हैं हम भारतीय संस्कृति पर। भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति, इस शब्द से ही
हमें पता चलता है कि भारत की संस्कृति अन्य देशों से अलग है। दरअसल हर देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति से अलग होती है, क्योंकि हर देश का भौगोलिक वातावरण और उसको मिला हुआ ऐतिहासिक अनुभव दूसरे देश से अलग होता है। इसी कारण हर देश की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की। पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं पुराने जो शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो हमें चीजें मिलती हैं, इसके अतिरिक्त वेद जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ये सब बताते हैं कि भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन रही है। दूसरी विशेषता है इसकी निरंतरता। प्राचीन काल से ही नदी, वृक्ष आदि प्राकृतिक तत्वों की पूजा होती रही है। हवन, जो धर्म के तत्व हैं, वो कलाएं इत्यादि भारतीय संस्कृति के अंग रहे हैं। आज भी किंचित परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के ये आधार तत्व आज तक हमारे जीवन की पद्धति के अंग बने हुए हैं। तीसरी विशेषता है इसकी आध्यात्मिक भावना। यहाँ पर आत्मा की उन्नति और पारलौकिक सुख की प्राप्ति को महत्व दिया गया है, न कि भौतिक सुखों की प्राप्ति को। इसके बाद अगली विशेषता आती है धर्म की प्रधानता। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र, अपने स्थान पर न्याय पूर्वक कर्तव्य करते रहें, यही भारतीय संस्कृति के अंदर माना गया है। फिर समन्वय परक। अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, किंतु कोई भी यहाँ की मूलभूत संस्कृति को नहीं मिटा सका, बल्कि यहाँ की समन्वयकारी प्रवृत्ति ने सबको अपने में समाहित कर लिया। जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ते हैं शकों ने, हूणों ने, यवनों ने, कुषाणों ने, अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जो वापस लौट कर भी नहीं गए। लेकिन आज आप ढूंढना भी चाहें तो उनको अलग से नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की जातियों में, यहाँ के वर्णों में इस तरीके से समाहित हो गए कि उनका अलग से अस्तित्व तलाश करना मुश्किल है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है सहिष्णुता तथा विचार स्वतंत्रता की भावना। विषम भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति यहाँ बड़ी ही अद्भुत है। सभी को अपने अपने विचार प्रकट करने तथा उस पर अमल करने की स्वतंत्रता रही है। प्राचीन भारत के इतिहास में आपने देखा है किस तरीके से वैदिक धर्म के कर्म कांडों का विरोध करते हुए जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे नवीन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, और सभी यहाँ पर मिलजुल कर रहे और सब ने एक दूसरे के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। इसके बाद आती है कर्म सिद्धांत व पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पुनर्जन्म होगा। साधो करती साधो भवती। यह विचार सदैव ही सहनशीलता व संतोष जैसे गुणों को प्रोत्साहित करता रहा है, और भारतीय संस्कृति में इसी के कारण हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार को सर्वदा उचित से उचित, न्यायोचित करने का प्रयास करता रहता है। इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम व सामूहिक परिवार की अवधारणा। भारतीय संस्कृति में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर सामूहिक जीवन व सामूहिक उत्थान के दृष्टिकोण पर विश्व बंधुत्व पर महत्व दिया गया है। फिर वर्णाश्रम व्यवस्था। संपूर्ण विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां समाज और व्यक्ति दोनों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई। एक बहुत ही मुख्य विशेषता है फिर विविधता में एकता। भारत भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, राजनीतिक तथा शारीरिक रूप से विविधताएं रखते हुए भी अपने में एक एकता का भाव रखता है, जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपने सुना भी होगा, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। और यही कारण है कि इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अब इसके बाद हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं, जो है भारतीय संस्कृति का विकास क्रम। किस प्रकार भारतीय संस्कृति
प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन तक किन किन उनको पार करती हुई आई है, किस किस प्रभाव में आगे बढ़ी है। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, इसमें निग्रोटो जाति के लोग थे जो अपना भोजन पत्थरों के हथियारों से शिकार करके प्राप्त करते थे। इस काल के मनुष्य ने जो कुछ भारतीय संस्कृति को दिया वो अभी हमारे लिए अज्ञात है। इसके बाद नवपाषाण काल आता है जिसके निवासियों को प्रोस्टो ऑस्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाता है। अग्नि का प्रयोग, चाक का प्रयोग, पशु पक्षियों वृक्षों के नाम, जड़ी बूटियों का प्रयोग, फसलों की उपज, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, आखेट की कला, इन्हीं निवासियों की देन कही जा सकती है। अगला जो क्रम था उसमें द्रविड़ या सिंधु व्यवस्था सभ्यता के लोग आते हैं, जिसमें हमें व्यवस्थित नगर, पक्की ईंटों के मकान, धातुओं का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, देवी देवताओं की पूजा, वृक्ष, पशु पक्षी, जल पूजा आदि का उल्लेख मिलता है, जिसका भारतीय संस्कृति में बड़ा योगदान है। आज भी भारतीय संस्कृति में इनमें से बहुत सारी प्रथाओं को हम स्वीकार करते हैं और उसे व्यवहार में लेकर आते हैं। वैदिक काल के अंदर वेदों व अन्य साहित्य की रचनाएं हुई, समाज को व्यवस्थित रूप दिया गया, वर्ण आश्रम सब इसी काल की देन है। ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, धर्म, दर्शन आदि का निर्माण इसी काल में हुआ। बुद्ध और जैन धर्म के काल में वैदिक कर्मकांड और गूढ़ आध्यात्मिक विचारों के विरोध में मानव के सच्चे आत्मिक विकास व शांति का मार्ग दिखाने वाले धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, अहिंसा का सिद्धांत प्रचलन में आया, लोक भाषाओं का विकास हुआ, स्थापत्य में स्तूप, चैत्य, विहार आदि का तथा चित्रकला का विकास हमें इस काल में दिखाई देता है, जिसने भारतीय संस्कृति में बड़ा ही योगदान दिया। फिर नंद मौर्य काल में हम देखते हैं कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था, राजाओं द्वारा जन कल्याण पर आधारित व्यवस्था का पालन करना तथा स्थापत्य में पत्थरों का प्रयोग, जिससे स्तंभों और स्तूपों का निर्माण बहुधा किया गया। शुंग सातवाहन कुषाण काल में बौद्ध धर्म की अवनति हुई तथा हिंदू धर्म का उत्थान दिखाई देता है। विदेशों से भारत का संपर्क हुआ, गांधार व मथुरा कला शैली के अंदर मूर्तियां बनाई गईं तथा मूर्ति पूजा का आरंभ इसी काल से दिखाई देता है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं, पौराणिक धर्म का आरंभ हुआ, वैष्णव तथा शैव संप्रदाय का उदय हुआ, साहित्य की उन्नति हमें दिखाई देती है, विशेषतः संस्कृत साहित्य की, तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी विकास हुआ। मध्यकाल के अंदर हम सबसे पहले राजपूत काल को लेंगे, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से विघटन का युग आरंभ हुआ, सामंतवाद का प्रचलन हुआ, जाति व्यवस्था की कठोरता, छुआछूत, पर्दा प्रथा, मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों का विकास तथा संतों द्वारा भक्ति मार्ग को प्रोत्साहन जैसे बातें हमें इस काल में दिखाई देती हैं। तुर्क अफगान काल में संकीर्णता तथा हिंदू मुस्लिम में पारस्परिक संघर्ष का आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन व सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया तथा साहित्य और भवन निर्माण हमें इस काल में भी दिखाई देता है। मुगल काल के अंदर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय आरंभ हुआ, विदेशों से संपर्क, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, उद्यान निर्माण कला तथा साहित्य को बहुत इसमें प्रोत्साहन मिला। इसके बाद आधुनिक काल का आरंभ होता है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई और भारत पश्चिमी सभ्यता, कला व साहित्य के संपर्क में आया। समान शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, यातायात व संदेश के नवीन साधन, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रचार हुआ, भारतीयों में नई चेतना का आरंभ हुआ तथा राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति का बीड़ा उठाया। और अब भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति विश्व के महान प्रगतिशील देशों की कोटि में अग्र स्थान पाने के लिए प्रयत्नशील है।